पार्ट 1 रिश्तों की समझ। इससे पहले हमने कल पढ़ा था चींटी कितने प्रकार की होती है। एक प्रश्न कन्फ्यूजन में छोड़ दिया था, आपको नहीं पढ़ाया हुआ था, उसमें से दिया गया था, पहले उसको सॉल्व कर देते हैं। यानी चींटी कितने प्रकार की होती है। चींटी 3 प्रकार की होती है। एक होती है रानी चींटी, एक होती है सैनिक चींटी, एक होती है श्रमिक चींटी। रानी चींटी का काम होता है अंडे देना, यानी अपने वंश को बढ़ाना। सैनिक चींटी होती है इन अंडों की पहरेदारी करती है, अपने घर की, बिल की, बिम्बी की, यानी अपने घर की पहरेदारी करती हैं, देख रेख करती है। और श्रमिक चींटी जो होती हैं बाहर जाकर के भोजन व्यवस्था करती हैं, भोजन लाती है। इन चींटियों के लिए भी लाती है, रानी चींटी के लिए भी लाती है, जो अंडों से निकलती छोटी मोटी चींटियाँ होती हैं उनके लिए भी लाती है। यानी चींटियाँ 3 प्रकार की होती है और तीनों के काम भी अलग अलग होते हैं। ओके, अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं। अब आप सबके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि कल तो पार्ट 1 ही पढ़ाया था कि चींटी ने कैसे पहचाना अपने दोस्त को, और आज पाठ 1 ही है और रिश्तों की समझ। लेकिन इन दोनों पाठों में कन्फ्यूजन इसलिए है कि कल हमने आपको एनसीईआरटी के कोर्स में से पढ़ाया था, उसमें अगली वीडियो में एनसीईआरटी कोर्स में से पढ़ाया था। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट रहा है कि लॉकडाउन के चलते पुस्तकें वितरण करना कठिन हो गया है, इसीलिए अभी पुरानी पुस्तकों से ही काम चलाया जाएगा। अतः हम पुनः वापस उसी पुस्तक में आ गए हैं, जो पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं। तो रिश्तों की समझ, यानी पाठ का नाम है रिश्तों की समझ। यानी इस पाठ के अंदर हम रिश्तों के बारे में जानेंगे। रिश्ते क्या होते हैं, किस किस प्रकार के रिश्ते होते हैं, कौन कौन रिश्ते हमारे आसपास होते हैं, इस प्रकार से। यानी एक वृक्ष की तरह, अपना परिवार एक वृक्ष की तरह होता है, जिसके अंतर्गत एक वृक्ष में हम पूरे समाये हुए रहते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता और भाई बहन। यानी इनकी संतान, दादा दादी की संतान माता पिता होते हैं और माता पिता की संतान भाई बहन होते हैं। और दादा दादी की संतान चाचा चाची भी हो सकते हैं, ताऊ ताई भी हो सकते हैं, फूफा और फूफी बुआ जी भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से ये सब एक बड़ा सा परिवार मिल करके रिश्तों को निभाता है और एक बड़े वृक्ष का निर्माण करते हैं। और रिश्ते होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार परिवार 2 प्रकार के होते हैं, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, एक होता है एकल परिवार। एकल परिवार में माता पिता तथा उनकी संतानें रहती हैं। माता पिता और उनकी संतान, जैसे कि 2 भाई बहन होते हैं, तो एक शादीशुदा हो जाता है और एक अनमेरिड होता है, बिना शादी के होता है, तो भी वह परिवार एक संयुक्त परिवार में आ जाता है। क्योंकि जैसे ही इन संतानों की, माता पिता की संतानों की शादी हो जाती है, तो उनका परिवार एक अलग से हो जाता है। और यदि वह परिवार माता पिता के साथ रहता है तो वह एक संयुक्त परिवार कहलाता है। यानी माता पिता और उनकी संतान वो भी बिना शादी तक रहते हैं एक साथ, तो एकल परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में देखो, दादा दादी रहते हैं, माता पिता भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं और ताऊ और ताई भी रहते हैं, और इन सब की संतानें भी इसी परिवार के अंदर रहती हैं। तो यह एक संयुक्त परिवार एक विशाल वृक्ष है। और भारत में संयुक्त परिवार बहुत अधिक होते हैं। यह हमारी एक संस्कृति है संयुक्त परिवार में रहना, और संयुक्त परिवार से हमको शक्ति मिलती है। हमें कहीं पर भी अकेला महसूस नहीं होता। हमें कठिनाइयों का सामना सब मिलकर करते हैं। इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना हम सब मिलकर करते हैं, तो हमें बहुत ही कम, हमारे ऊपर मान सकते हैं बहुत ही कम संकट आते हैं। कई समस्याएं तो ऐसी होती है कि हमको तो पता ही नहीं चलता कब आई थी कब गई। यानी हमारे ऊपर आने से पहले ही हमसे जो बड़े होते हैं वो आपस में मिलजुल करके उस समस्याओं को बांट करके सॉल्व कर देते हैं। एक होता है वंश वृक्ष, एक होता है वंश वृक्ष। वंश वृक्ष जो होता है, सबसे पूर्व अपने दादाजी के भी पिताजी, यानी परदादाजी, कौन होते हैं? दादाजी के भी पिताजी, जैसे परदादाजी, परदादाजी, और उसके बाद में होते हैं दादाजी। दादाजी, और दादाजी के बाद में होते हैं पिताजी। पिताजी के बाद में होते हैं हम भाई बहन, यानी उनकी संतान।
भाई बहन। इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार वंश वृक्ष बनता है। यानी इन वंश वृक्ष बनाने के लिए आपको कभी भी बोला जाए ना, तो सबसे पहले आपके परदादाजी का नाम यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर दादाजी का नाम, और यहाँ पर पिताजी का नाम, और भाई बहन का नाम। यानी वृक्ष ऊपर से नीचे की तरफ आती रहती है पीढ़ियाँ, और इस प्रकार से वंश का वृक्ष बनता रहता है। यानी आज हम रिश्तों नाते की समझ, यानी परिवार दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा है एकल परिवार और संयुक्त परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब पहले अपन एकल परिवार को समझते हैं। एकल परिवार में क्या क्या होता है? एकल परिवार में केवल पति पत्नी और उसकी संतानें रहती है बिना शादी तक। और एकल परिवार में हमको क्या क्या समस्याएं आती है और क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में देखते हैं। एकल परिवार में हम सबको देखो अनेक प्रकार के फ़ायदे भी होते हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब होने वाली समस्या ये होती है कि यदि एकल परिवार में से एक सदस्य कहीं इधर उधर हो जाता है, तो हमें उनकी जगह पर काम करना पड़ता है, और हमें जो काम नहीं आता है वह करते हैं तो समस्या भी आती है। जैसे माताजी कहीं बाहर चले जाते हैं तो खाना बनाना स्वाभाविक है, रोज़ माताजी बनाती है तो उनको अच्छे से खाना बनाना आता है, और हमको नहीं आता है। तो कभी माताजी बाहर चले जाते हैं तो हमको पिताजी के हाथ की जाड़ी जाड़ी रोटियां भी खानी पड़ती हैं, और कभी नहीं भाई पिताजी कहते हैं मेरे से भी नहीं बनता है तो हम खुद बनाते हैं। तो कभी मतलब कहते हैं ना, एक रोटी बनानी होती है गोल, लेकिन रोटी बन जाती है एक नक्शे की तरह, कई तरह के कॉर्नर आगे पीछे निकल आते हैं, और सब्जी अच्छी नहीं बनती है, तेल कहीं जाता है। इस प्रकार से मतलब पानी, जैसे माताजी पिताजी पानी भर लेते हैं तो पिताजी नहीं होते हैं घर में, तो हमको पानी भरना पड़ता है, तो वजन उठाना पड़ता है। बाज़ार से सामान पिताजी ला कर के देते हैं, तो यदि बाज़ार से सामान नहीं है, घर में नहीं है, पिताजी दूर दूर गए हुए, तो हमको बाज़ार जा कर के काम करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। और लेकिन इससे फ़ायदे भी होते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, यानी अपना काम खुद करते हैं, भागम भाग की ज़िंदगी में स्वयं कार्य करते हैं, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं, अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इनमें डर नहीं होता, हर कार्य करने की क्षमता होती है, इनके अंदर संकोच की भावना नहीं होती, किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। दूसरा होता है संयुक्त परिवार, जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, ताऊ जी, ताई जी और इन सब की संतानें साथ में रहती हैं। इसमें हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। तो देखो, जैसे कि हमारी माताजी कहीं बाहर चली जाती हैं तो उनका काम ताई जी भी कर सकती है, दादी भी कर सकती है, चाची भी कर सकती है। यानी इन बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि माँ घर पे है या नहीं है। पिताजी कहीं चले जाते हैं तो उनका काम दादाजी कर लेते हैं, चाचा जी कर लेते हैं, और ताऊ जी कर लेते हैं। यानी इन सबको कुछ भी पता नहीं चलता कि हमारे घर का एक मेंबर कहीं बाहर गया हुआ है और वापस आने में समय लेगा। तो वो समझ जाते हैं कि मतलब इनको कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती। और यदि कोई बाहर से कोई संकट, भले कुछ भी संकट आ जाए, तो ये सब मिलकर के इस संकट को संभाल देते हैं, तो इन पर कोई किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता। लेकिन इसमें भी नुकसान होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं इन पर आश्रित रहते हैं, इन सब पर आश्रित, यानी दादाजी पर, माताजी पर, पिताजी पर, चाचा चाची पर, इन पर आश्रित रहते हैं। यानी इनको खुद काम बहुत कम करना पड़ता है, ये सब मिलकर के काम को निपटा देते हैं, जिससे इन बच्चों को काम बिल्कुल कम करना पड़ता है, जिससे ये हर कार्य को, यदि इनको कभी कार्य करने के लिए कहा जाता है तो इनमें संकोच होता है, इनके मन में एक डर होता है कि हम कार्य कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। इस प्रकार एक संकोच सा होता है, इनमें एक डर सा होता है कि शायद हमारा काम गलत हो गया तो शायद हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये अपना फैसला खुद नहीं ले पाते। ये इन पर आश्रित रहते हैं, इनसे पूछते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, करें कि नहीं करें, अब आगे क्या करें, अब ऐसा किया तो आगे कौन सी समस्या आएगी। इस प्रकार ये बच्चे बड़ों पर आश्रित रहते हैं, इनको खुद का काम खुद नहीं किया जाता। और एक आजकल आप देख रहे हो, ये संयुक्त परिवार है और ये एकल परिवार है। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनकी संतान रहती है, संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उनकी संतान रहती है, यानी परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और एकल परिवार में कम होती है। आजकल उस शिक्षा, व्यवसाय की तलाश में लोग अपने ग्रामीण परिवेश को छोड़कर शहरों की ओर
पलायन कर रहे हैं। तो लोग गाँवों से, यानी गाँव में उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है, काम वगैरह नहीं मिल पाते हैं, मजदूरी नहीं मिल पाती है, या फिर रहने का तरीका इस प्रकार से, और परिवार में रहने वाले लोगों की सोच अलग अलग होती है, इनकम अलग अलग यानी आय अलग अलग होती है। इस प्रकार से कई कारण जो होते हैं जिसकी वजह से लोग आज गांव को छोड़कर, हरे भरे गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन एक आजकल आई बीमारी कोरोना महामारी ने वापस उनको गांव की तरफ बुलाने के लिए कहा है। केवल एक ही कारण नहीं है, शहरों से गांव की तरफ, गांवों से शहरों की तरफ जाने का एक ही कारण नहीं है। संयुक्त परिवार बंटने के अनेक कारण, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, आदतें, सदस्यों की व्यवहार, यानी अलग अलग सदस्य, अधिक सदस्य होंगे तो अलग अलग आदतें होती है, और भिन्न भिन्न आदतों की वजह से सबको कोई न कोई परेशानी हो जाती है। और सदस्यों के व्यवहार, कोई ठंडे व्यवहार का होता है, कोई तेज व्यवहार का होता है, यानी अपना व्यवहार सभी का भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण वे आपस में अलग हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति, यानी किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, किसी की अच्छी होती है, यानी आय करने की क्षमता। आर्थिक स्थिति होती है कि वो कमाता कितना है, किसी की मजदूरी कम होती है तो किसी की अधिक होती है, वो भी वजह होता है परिवार बंटने का। और आय, अपनी आय को व्यय करने की क्षमता कितनी है, कोई खर्चीले स्वभाव का होता है तो कोई समेट कर रखने का स्वभाव रखता है। खर्चीले स्वभाव की आय, जैसे आय तो 10 रुपये की होती है और वो 11 रुपये खर्च करता है, तो फिर इस प्रकार की समस्या आ जाती है। त्योहार, यानी उन सभी की, जैसे परिवार में रहने वाले लोगों की शादी अलग अलग जगहों पर होती है, अलग अलग परिवारों में होती है, तो वहाँ से आने वाले लोग भी अपने अपने तरीके से त्योहार वगैरह मनाते हैं। तो इस प्रकार के अनेक कारण होते हैं जिसकी वजह से संयुक्त परिवार है जो एकल परिवार में बंट जाता है। अभी रिश्ते जो थे कि हम जन्म लेते हैं वहीं तक सीमित नहीं होते, उसके अलावा भी रिश्ते होते हैं। जैसे कि किसी के संतान नहीं होती तो गोद लेते हैं बालक बच्चे को, अपने संतान, अपनी परवरिश करने के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए एक बालक को अनाथालय से, कहीं किसी भाई रिश्तेदार के बच्चे को गोद लिया जाता है। गोद लेना यानी किसी भी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना। केवल बच्चे को गोद ले लिया, ये मेरे बच्चा, इतना ही नहीं। कानूनी संरक्षण यानी अपना खुद की संतान जो होती है वो अपने प्रॉपर्टी में, अपनी हर चीज़ में उसकी पूरी पूरी हिस्सेदारी होती है। उसी प्रकार गोद लिया हुआ बच्चा भी अपने स्वयं के बच्चे की तरह कानूनी संरक्षण पूरी प्रदान करनी पड़ती है उसको, और उसको अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी हिस्सेदारी में, सब जगह पर बराबर हिस्सा मिलता है, और उसके माता पिता उसकी देख रेख भी करते हैं। हम एकल परिवार में रहते हैं तो जैसे कि हमने कहा था, माता जी कहीं 2-3 दिन के लिए चले जाए तो हमारा मन तक नहीं लगता, लेकिन संयुक्त परिवार में हमको पता भी नहीं चलता। प्रश्न ये उठता है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते वे बच्चे कहाँ रहते हैं, यानी जिन बच्चों के माता पिता, हमारे माता पिता है तो हम संयुक्त परिवार या एकल परिवार में रह लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते तो वे बच्चे कहाँ रहते हैं। तो वे बच्चे संयुक्त परिवार के होते हैं तो अपने चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई किसी के साथ रह लेते हैं, लेकिन यदि वो एकल परिवार के होते हैं तो उनके पीछे उनका देख रेख करने वाले कोई नहीं होते। तो सरकार के द्वारा अनाथालय है, छात्रावास है, इस प्रकार से कई चीज़ें खोली गई है जहाँ पर उन बच्चों की देख रेख करते हैं। अक्सर हम देखते हैं बालक अपने माता पिता जैसे, दादा दादी जैसे, नाना नानी या कोई रिश्तेदार पर उनकी शक्ल मिलती जुलती है। यह किस कारण से होता है, यानी अक्सर हमको कहा जाता है कि आप माता पिता के जैसे हैं, ताऊ ताई के जैसे हैं, इसकी नाक तो इसके पिता जैसी है, इसकी शक्ल इसके मम्मी जैसी है, इस प्रकार से सुनने को मिलता है। ये किस कारण से होता है, ये देखो आप परिवार का वंश वृक्ष, यानी यहाँ पर संजना के परिवार का वंश वृक्ष बताया गया है। तो संजना के परदादाजी का नाम था अणदाराम जी, और दादाजी का नाम मोतीलाल जी, पिताजी का नाम जगदीश जी, और स्वयं का नाम संजना, यानी इस प्रकार से वंश वृक्ष बनता है। या धापूबाई यानी पड़ नानी जी, यानी माता, ये तो था पिताजी का वंश वृक्ष, और ये है माता जी पक्ष का, ननिहाल पक्ष का वंश वृक्ष, यानी संजना, संजना की माता ऋतु, ऋतु की माता कमला देवी, कमला की माता धापूबाई थी। इस प्रकार से वंश वृक्ष होता है। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है, हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। यानी संजना, जैसे ही संजना का परिवार बड़ा था,
संयुक्त था तो सलमा भी घर आकर के अपने माता पिता से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो पिताजी ने कहा अपना परिवार इतना दूर शहर क्यों आ गया, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ कार्य नहीं कर सकते थे। यानी सलमा कहती है कि हम गांव छोड़ कर के शहर में क्यों आ गए, हम अपने दादा दादी के साथ नहीं रह सकते क्या। तो सोचिए और बताइए सलमा के पिताजी ने उसे उत्तर दिया होगा, यानी सलमा के पिताजी ने उसको क्या उत्तर दिया होगा, आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार को शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। शहरों के अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर अपने परिवार बनने लगे। संयुक्त परिवार बंटने के अनेक कारण हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या, आदतें, सदस्यों का व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तरीके आदि। इस प्रकार हमने आगे पढ़ा था। तो एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं, यानी प्रश्न रहता है आपके एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण है, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है, समय के साथ त्योहार मनाने के तरीके क्या क्या बदलाव आए हैं। गोद लेना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि गोद लेना क्या होता है 7 साल में। हाँ, अभी हम यहाँ पर थे कि अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे होते हैं। इन लक्षणों के जैसे कि आप सुनते हो कि आप अपनी बुआ जैसा है, अपने दादा जैसा है, दादी जैसा है, नाक तेरे मम्मी जैसी है, बोली तेरे पापा जैसी, इस प्रकार सुनते हैं। ये सब क्या है, यह एक वंशानुगत क्रम है, आनुवांशिकी लक्षण है। ये क्या है, आनुवांशिकी लक्षण, आनुवांशिकी लक्षण है। यह सब वंशानुगत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। वंशानुगत अर्थात वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। यानी जैसे कि आप देखोगे कि वंशानुगत क्या होता है, वंशानुगत वह जैसे एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी तक वही लक्षण जाना वंशानुगमन कहलाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी यानी अपने माता पिता के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण वापस संतान के अंदर पाए जाते हैं। अपने दादा दादी के अंदर लक्षण होते हैं वही वापस आगे अपने पोतों पोती में पाए जाते हैं। तो इन गुणों का यानी अपने पूर्वजों के गुणों का, पूर्वजों के लक्षणों का अपने अंदर आना वो आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी के अंदर आज कक्षा 5 में अभी हम 2 वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे, यानी 2 वैज्ञानिकों को याद किया जाता है। जैसे ही आनुवांशिकी का नाम आता है तो वो 2 वैज्ञानिक हमारे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। पहले वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, 2 बार बोलना, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने एक मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियमों को प्रतिपादित किए, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी जनक कहा जाता है। तो अंडरलाइन करना, आनुवांशिकी जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी किसको आनुवांशिकी जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत नियम को प्रतिपादित किया था। कौन से पौधे पर, मटर के पौधे पर। और दूसरा नाम आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने वंशानुगत गुणों को निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे, यानी प्रतिपादित तो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नियमों को निर्धारण हेतु यानी गुणों को निर्धारण करने के लिए कई शोध पत्र खोज कर करके पत्र लिखे थे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आनुवांशिकी में नोबेल पुरस्कार के विजेता, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यानी दोनों ही डॉक्टर एक ही काम करते हैं, एक तो नियम को प्रतिपादित करते हैं और एक शोध पत्र लिखते हैं। दोनों ने काम तो एक ही किया, लेकिन डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी अपने माता पिता के अंदर के गुण हम तक आते हैं, इसकी पहली बार खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर
करके, शोध करके, खोज करके नियमों को प्रतिपादित किया है। अच्छा, अब हमने ये पाठ पढ़ा है तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है उसके बारे में एक बार देखें। अलग अलग कारणों से परिवार एकल और संयुक्त होते हैं, यानी परिवार दो भागों में है, दो भागों में बढ़ते हैं, कभी संयुक्त रहते हैं, कभी एकल, तो उनके अलग अलग कारण हैं, ये हमने यहाँ पर पुस्तक में सीखा है। एकल व संयुक्त परिवार के सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, यानी काम भी एकल परिवार में सब लोग काम करते हैं, संयुक्त परिवार में भी करते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में बच्चे बड़ों पर आश्रित रहते हैं, एकल परिवार में बच्चे आश्रित नहीं रहते हैं। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पालन पोषण कर बड़ा करते हैं, यानी कुछ लोगों के संतान नहीं होती है या फिर वो संतान नहीं होने के कारण वो कुछ लोग बच्चों को, अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लेते हैं, कभी कभी अनाथालय से भी ले सकते हैं, किसी अन्य के बच्चे को भी पूरी तरह से कानूनी संरक्षण देते हैं, वह बच्चा गोद लिया कहलाता है। वह बच्चा पूरा स्वयं की संतान के बराबर का हक रखता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी की जनक कहा जाता है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत के गुणों को निर्धारण हेतु यानी डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक कहते हैं और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों को निर्धारण करने हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब हम आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के गुणों को जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकी यानी वंशानुक्रम। आनुवांशिकता के क्षेत्र में कई कार्य करने से दो वैज्ञानिकों के नाम लिखो। आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो वैज्ञानिकों के नाम, यानी एक तो था ग्रेगर जॉन मेंडल और दूसरे थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? वंशानुगत हमको कहाँ से, दादा दादी से, माता पिता से, नाना नानी से, या इन सब से। यानी वंशानुगत लक्षण तो अपने पूर्वजों से, तो माता पिता भी अपने पूर्वज है, दादा दादी भी अपने पूर्वज है, नाना नानी भी अपने पूर्वज है, तो ये सब अपने पूर्वज हैं, तो इन सब से मिल सकते हैं। किसी के भी लक्षण आ सकते हैं हमारे अंदर, तो इन सभी से मिलते हैं। आपकी माता जी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है, यही रिश्ता समझने के लिए माता जी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है। तो माता जी की बहन आपकी क्या लगती हैं? माँ की बहन को आप कुछ न कुछ तो कहते होंगे ना, तो मासी कहते हैं। क्या कहते हैं? मासी। और संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है? अब ये पढ़ा हमने, संयुक्त परिवार में माता पिता और उनकी संतान रहते हैं, एकल परिवार में एकल परिवार में माता पिता और उनकी संतान रहते हैं, संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची सभी लोग रहते हैं। एकल परिवार में बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और संयुक्त परिवार में बच्चे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से देखा था। अभी हम इस पाठ को पढ़ा है तो इसके प्रश्न भी करना है। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? वंशानुगत आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य दो वैज्ञानिकों के नाम लिखो। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुणों को कहते हैं। संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है? आपको कौन सा परिवार अच्छा लगता है, एकल परिवार या संयुक्त परिवार, और क्यों अच्छा लगता है? यदि आपको एकल परिवार अच्छा लगता तो भी क्यों लगता है, संयुक्त परिवार अच्छा लगता तो भी क्यों लगता है? एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं? अभी हमने किताब में पढ़ा था। आपके किताब में शायद आपके पास बुक्स नहीं होगी तो इस वीडियो के साथ पीछे PDF भी भेजी जाएगी। आपके घर में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं तथा उन त्योहारों पर घर में क्या क्या बनता है? ओके, इस प्रश्नों को सॉल्व करना है, कॉपी में नोट करना है और मन लगाकर पढ़ाई करना है। और अभिभावकों से भी निवेदन है मेरा कि भैया बहनों को थोड़ा पढ़ने में सहयोग करें, मदद करें। धन्यवाद। ओके।